हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर लेके आया हूँ ये प्रैक्टिस सेट जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 2023 यानी 2023 में होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एज ए प्रैक्टिस प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी। पहला क्वेश्चन है, मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने अचमेनियन स्तंभों के समान रॉकेट खंभे बनाए। उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रचलन किया। वे व्यापार के लिए सोने के सिक्कों का प्रयोग करते थे। लोमस ऋषि गुफा के अग्रभाग को एक आयताकार डिजाइन पैटर्न से सजाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन मौर्य के काल से संबंधित है, आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर बी। उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रचलन शुरू किया। तो याद रखना। तो जैसा आपकी सभी लोग देख सकते हैं कि अचमेनियन स्तंभ मौर्य स्तंभों से भिन्न थे। अचमेनियन स्तंभों का निर्माण राजमिस्त्री द्वारा टुकड़ों में किया गया था, जबकि मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण बफर रंग के बलुआ पत्थर के एक टुकड़े से किया गया था। उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार कस्बों के उदय के ऊपर पकी हुई ईंटों और अंगीठी के कुएं की शुरुआत की। ये मौर्यकालीन राज्यों की विशेषता है। वे छिद्रित चांदी के सिक्कों का व्यापार करने के लिए उपयोग करते थे। लोमस ऋषि गुफा का अग्रभाग एक अर्धवृत्ताकार चैत्य मेहराब था। यह बराबर गुफाओं में मानव निर्मित गुफा है। यह एक चैत्य हाल प्रकार की संरचना है। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले एक बड़ा हाल है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। धौली उड़ीसा में रॉकेट हाथी निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिंदुसार, अशोक। तो इसका जो आंसर है वो है अशोक। धौली पहाड़ियाँ उड़ीसा में दया नदी के तट पर स्थित हैं। यह एक पहाड़ी है जिसके पास विशाल खुला स्थान है और इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जो पहाड़ी के शिखर तक जाने वाली सड़क के किनारे चट्टान के एक समूह पर उकेरे गए हैं। इसका अग्रभाग हाथी के आकार का है, याद रखना। फाउस्टा एक मादा काला गेंडा जिसे दुनिया का सबसे पुराना गेंडा माना जाता है, हाल ही में तंजानिया के संरक्षण क्षेत्र में मृत्यु हो गई। काले गेंडों की आयुसीन स्थिति क्या है? कम से कम चिंता, लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, धमकी के पास। जो इसका आंसर है वो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय। हुक लिप्ड गेंडे के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रजातियां हालांकि ब्लैक कहलाती हैं, भूरे और भूरे रंग के अलग अलग रंगों में होती हैं। वे केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सहित दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसकी आयुसीन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हालांकि काले गेंडे की दक्षिण पश्चिमी स्थिति को संवेदनशील श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में नामीबिया से किस जानवर को भारतीय आवास में लाने की अनुमति दी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं तो अफ्रीकी चीता हैं जिनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में लाने की अनुमति दी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को भारत में उपयुक्त आवासों के लिए अफ्रीकी चीतों को पेश करने की अनुमति दी है। जैसा कि एशियाई चीता, जिसे आमतौर पर भारतीय चीता कहा जाता है, लगभग विलुप्त हो गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसी ने एक याचिका दायर की जिसने भारत में अफ्रीकी चीतों को पेश करने की अनुमति मांगी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, पर्यावरण और वन मंत्रालय के 3 सदस्यों के साथ एक समिति भी गठित की जो इस संबंध में एनटीसीए का मार्गदर्शन करेगी। किस राज्य सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है? तो यह है महाराष्ट्र। तो थाई मंगूर फिश विच हैज़ सिमिलर अपीयरेंस लाइक फ्रेश वाटर मंगूर। तो याद रखना, जो थाई मंगूर फिश है वो फ्रेश वाटर मंगूर की तरह ही दिखती है एंड कल्टिवेटेड इन हाईली अनहाइजेनिक कंडीशन। और जो इसका जो प्रजनन है या इसको जो डेवलप किया जाता है उसको बहुत अनहाइजेनिक यानी खाने योग्य कंडीशन में नहीं किया जाता है, इसीलिए
लोग बीमार हो जाते हैं खाने के बाद, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको जो कल्टीवेशन के स्टोर थे उनको नष्ट करने का आदेश दिया है। एनजीटी हैड अर्लियर बैंड द शेलफिश फिश स्पेसीज इन 2000। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने भी इस मछली का जो उत्पादन था वो 2000 में ही बैन कर दिया था, याद रखना। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। किस देश में है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, आयरलैंड। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक प्राणी की खोज की जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पानी के नीचे की घाटी में दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर समुद्री क्षेत्र में लगभग 30 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की गई है। हालांकि साइफोनोफोर की सटीक लंबाई अभी तक मापी नहीं गई है। अनुमान लगाया गया है कि अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के आकार का प्राणी 120 मीटर से अधिक लंबा होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, याद रखना। हमारे संविधान के संदर्भ में 13 दिसंबर 1946 की तारीख निम्नलिखित में किसके लिए जानी जाती है? कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की पहली बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसका आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव। हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव resolution was moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 and was adopted on 22 January 1947। उत्तरी पूर्वी परिषद का हिस्सा कितने राज्य हैं? 8। परिषद में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 सदस्य राज्य शामिल हैं जिनमें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। 2002 में सिक्किम परिषद का 8वां सदस्य बना। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के प्रमुख के मुख्यमंत्री संबंधित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा चुने जाते हैं या राष्ट्रपति? तो यह है केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखना। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री कार्य करते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर वर्क एज चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के मसौदे की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? बी.आर. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल, सरदार बलवंत सिंह। तो ये हैं सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर was the chairman of special committee to examine draft of constitution of India। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, एक अधिनियम द्वारा संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यह है एक अधिनियम द्वारा संसद। आर्टिकल 280 ऑफ पार्लियामेंट में बाई लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शैल बी सिलेक्टेड इन द कॉन्टेक्ट विद अबव आर्टिकल। पार्लियामेंट इनेक्टेड द फाइनेंस कमीशन मिसलें। तो याद रखना। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। शीर्ष 5 क्षेत्रवार निर्वाचन क्षेत्र हैं लद्दाख, फिर बाड़मेर, फिर कच्छ, फिर अरुणाचल पश्चिम और फिर अरुणाचल पूर्व। जनसंख्या के मामले में आंध्र प्रदेश में मल्काजगिरी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में 29,53,000 मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का एक रिट जारी करेगा जब किस अनुच्छेद के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन जब कार्यकारी या उसकी एजेंसियां किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेती हैं या गिरफ्तारी करती हैं, गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करती हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस प्राधिकारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट
जारी कर सकते हैं जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। मिलते हैं आगे।